हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रसन्न रामकिशन काबरा और आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस इस चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म करेंगे। बिल्कुल हम लोग पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, इसमें हमें 5 टॉपिक्स टोटल पढ़ने हैं। पहला इम्यूनिटी, कुछ डिसीजेस के बारे में, एड्स और कैंसर, हेल्थ के कुछ बेसिक डेफिनेशंस और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो बिल्कुल हम लोग वन शॉट में ख़त्म करेंगे, तो पूरे चैप्टर को अच्छे से देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले इम्यूनिटी वाला टॉपिक उठाते हैं। देखो, इम्यूनिटी के होते हैं दो प्रकार, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ आती है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, मतलब सभी के लिए इसके पास कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और एक्वायर्ड के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इनेट इम्यूनिटी बोथ वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट है और एक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट है। अब इनेट इम्यूनिटी में आते हैं 4 चीज़ें। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर इसमें आते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से जो भी बैरियर बनेंगे वो फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग सलाइवा। सलाइवा के अंदर लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और जैसे आपके पेट में HCl निकलता है, एसिड, जो भी काफ़ी बैक्टीरिया को किल कर देता है। टीयर या फिर क्राई और फीवर आना, फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है जिससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा है सेलुलर बैरियर। इसमें सेल्स आते हैं जैसे WBC और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। अगला है साइटोकाइन मैकेनिज्म। अब साइटोकाइन मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके पास 2 सेल है। पहला है वायरस इन्फेक्टेड सेल, दूसरा है वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल देता है इंटरफेरॉन या फिर साइटोकाइन, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल को, तो साइटोकाइन मैकेनिज्म। सो दिस इज अबाउट इनेट इम्यूनिटी। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम लोग एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक होती है, आफ्टर बर्थ आती है, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसमें आते हैं 2 चीज़ें, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम लोग एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। अब एंटीबॉडीज़ कौन बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली जाके बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय बी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी का कंसेप्ट समझो। देखो, एंटीजन और हेल्पर टी सेल दोनों मिलके एक्टिवेट करते हैं आपके बी लिम्फोसाइट को। फिर बी लिम्फोसाइट का कन्वर्जन होता है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल अल्टीमेटली बनाते हैं एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ 1 सेकंड में लगभग 2000 मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंटीबॉडी को हम लोग गैमा ग्लोबुलिन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देखो, ऊपर आपको दिखता है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये देखो, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। और इसमें आपको 2 चेन्स दिखते हैं, ये देखो, ये 2 जो बड़े चेन्स है इसको हम लोग कहते हैं हैवी चेन्स, और ये जो 2 छोटे चेन्स है इसको हम लोग कहते हैं लाइट चेन। तो 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है H2L2, यानी हैवी चेन्स 2, लाइट चेन्स 2। और यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, डाइसल्फाइड लिंकेज है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, 5 क्लासेस में एंटीबॉडी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, IgA, IgE, IgD, IgM और IgA, ठीक है। तो GAMED ऐसा याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये हम एंटीबॉडीज़ के क्लास होते हैं। अब इसमें सबके आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे देखो, IgG का काम क्या है, IgG जो है थ्रू प्लासेंटा जाती है फीटस के अंदर, और ये इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो प्लासेंटा से कौन सी जाती है, IgG। अब ये जो IgE है ये स्टिमुलेट करती है एलर्जिक रिएक्शन को। IgD जो है ये सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट होती है। IgM जो है ये जो है फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स है। किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी एंटीजन के खिलाफ फर्स्ट वन जो प्रोड्यूस होती है रिस्पॉन्स में, वो IgM होती है। और IgA जो होती है ये प्रेजेंट होती है कोलोस्टोम में। अब कोलोस्टोम क्या होता है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, तो उस मिल्क को हम लोग कहते हैं कोलोस्टोम। तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA। आपको याद क्या रखना है, इसमें से डायमेरिक कौन से देखो, IgA एक डायमेरिक है, IgA डायमेरिक है, और बाकी सारे मोनोमेरिक है, और IgM जो है पेंटामेरिक है, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज अबाउट 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है, देखो, पहले होता है एग्लूटिनेशन, यानी कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है, काफ़ी सारे एंटीजन एक जगह पे लाके क्लम्प किए जाएंगे, तो ये होता है एग्लूटिनेशन। अगला है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन पे क्या होता है, एंटीजन के सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे एंटीबॉडीज आके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, तो दिस इज ऑप्सोनाइजेशन। अगला है न्यूट्रलाइजेशन। अब एंटीजन पर जो टॉक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी को डिस्ट्रॉय करना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसा मैंने पहले कहा था, ये कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। अब इसका मैकेनिज्म समझो। देखो, जैसे ही माइक्रोब आता है, माइक्रोब आने के बाद क्या होता है, इसको एनगल्फ करता है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या करता है, इसके एंटीजन को, यानी कि इस माइक्रोब के एंटीजन को प्रेजेंट करता है टू हेल्पर टी सेल। किसको प्रेजेंट करता है, हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल फिर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। हेल्पर टी सेल 2 चीज़ों को एक्टिवेट करता है, एक तो बी लिम्फोसाइट को, और दूसरा किलर टी सेल्स को, या फिर साइटोटॉक्सिक
टी सेल को। अब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाएगा, यानी कि एंटीबॉडीज बनेंगे। और टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट किसको कर रहा था? किलर टी सेल को। और किलर टी सेल क्या करते हैं? सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डायरेक्टली जाके सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब देखो साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल, ये जो है फॉरेन बॉडी विद एंटीजन, ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि जाता है फॉरेन बॉडी के पास विद एंटीजन और क्या करता है? सीधे सीधे उसमें परफोरेशंस करता है। परफोरेशंस करने की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये होता है साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल का, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट के और कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे हेल्पर टी सेल हमने पहले देखा था, इसको हम लोग टीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन की मदद में आता है। साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल है, डायरेक्टली किल कर रहा था। मेमोरी टी सेल भी होते हैं जो कि याद रखते हैं। देखो आपको कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो दोबारा नहीं होता, क्यों? क्योंकि मेमोरी टी सेल जो है वो इन्फेक्शन, वो एंटीजन को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी टी सेल्स। अब इम्यूनिटी के और दो प्रकार होते हैं, देखो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि आपके पास एंटीजन आएगा और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पैसिव में क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रहे हैं। तो एक्टिव मतलब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है, पैसिव मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज है। अब एक्टिव में भी दो प्रकार हो सकते हैं कि नेचुरल एक्टिव है और आर्टिफिशियल एक्टिव है। अब नेचुरल एक्टिव का सोचो, कोई भी आपको डिसीज होती है उसके खिलाफ जब भी एंटीबॉडीज बनते हैं तो नेचुरली बन रहे हैं वो, तो ये नेचुरल का एग्जाम्पल। अब आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जाम्पल वैक्सीन है। वैक्सीन में आप लोग क्या करते हो कि आप थोड़े से एंटीजन मॉलिक्यूल्स डाल देते हो पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब आर्टिफिशियल खुद से डाल रहे हो, इसलिए थोड़े से एंटीजन्स आपने डाले और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बन रहे, तो ये एक्टिव हो गई। तो आर्टिफिशियल का एग्जांपल है वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन। अब पैसिव मतलब मैंने क्या कहा था? रेडीमेड एंटीबॉडीज है। इसमें भी दो है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल देखो मदर मिल्क, मैंने पहले कहा था कोलोस्ट्रम में IgA होती है। अब IgA रेडीमेड एंटीबॉडी है, मदर के मिल्क के थ्रू फीटस में जा रही है, तो ये जो है मदर के मिल्क के थ्रू आपकी बेबी में जा रही है, तो ये जो है नेचुरल पैसिव है। और आर्टिफिशियल पैसिव का एग्जांपल है एंटी स्नेक वेनम। अब एंटी स्नेक वेनम में डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गन में देखो बोन मैरो, थाइमस होता है और एक्सेट्रा होते हैं। टिश्यू के अंदर माल्ट होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सेल्स हमने पहले देखे बी एंड टी लिम्फोसाइट और मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज। अब बोन मैरो की बात करते हैं। बोन मैरो काफ़ी मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है इम्यूनिटी के अंदर, और ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मैचुरेशन के लिए टी और बी लिम्फोसाइट के। अगला है थाइमस। थाइमस जो है इसकी लोकेशन पूछते हैं फ्रंट ऑफ आयोटा बिहाइंड द स्टर्नम, और ये भी सेम माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बी और टी लिम्फोसाइट के लिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे थाइमस की साइज कम हो जाती है, इसलिए इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं ना उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। स्प्लीन देखो अगला ऑर्गन, ये कहाँ पे होता है? बिहाइंड द स्टमक, और ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। आपको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन है। माल्ट, माल्ट का फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जो है ये माल्ट म्यूकोसा, आपको पता है स्टमक के लाइनिंग के अंदर सीरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरिस होता है। तो इस म्यूकोसा के अंदर जो है एक लिम्फोइड टिश्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं माल्ट। तो यही माल्ट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो ये इसको हम लोग कहते हैं गाल्ट। गाल्ट मतलब है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये भी इम्यूनिटी में मदद करता है। और लिम्फ नोड्स जो है एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमने खत्म किया। अब देखो अगला टॉपिक है हमारे पास डिसीजेस। तो डिसीजेस में देखो सबसे पहले कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस देखते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस में पहला है टाइफाइड। टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी करता है। कैसे फैलता है? ओरल फूड एंड वाटर से। कहाँ पर एक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ध्यान से देखो कहाँ पर एक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और क्या कराता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे परफोरेशन, जिससे क्या होती है? डेथ हो सकती है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें सस्टेंड हाई फीवर होता है और ब्रैडिकार्डिया होता है। ब्रैडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम होना, हार्ट रेट का कम होना। और टाइफाइड मेरी की स्टोरी आप सबको पता है कि वो मेस में खाना देती थी तो वो हाथ नहीं धुआ करती थी प्रॉपरली, हाइजीनिक नहीं थी, तो इस वजह से फैलता था, इसलिए उसको टाइफाइड मेरी कहा जाता है। और इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट, तो ये होता है टाइफाइड। अगला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कौन कॉज करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये कैसे फैलता है? थ्रू ड्रॉपलेट्स और एयर के अंदर, यानी कि एरोसॉल के फॉर्म में। कहाँ पर एक्ट करता है? एल्वियोलाई के अंदर। इसमें क्या होता है? साइनोसिस। बॉडी जो है ब्लू कलर की होती है, बॉडी ब्लू कलर की होने को शुरू होती है। नेल्स के अंदर पहले ब्लू कलर आता है, बाद में धीरे धीरे बॉडी ब्लूइश होती है। फीवर्स आते हैं, चिल्स होते हैं, कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस हम लोग क्लिनिकली एग्जामिन करके कर सकते हैं और वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अगला है डिसेंट्री। डिसेंट्री के लिए होता है शीजेला डिसेंट्री। ये कैसे फैलता है? थ्रू ओरल फूड एंड वाटर। कहाँ पे एक्ट करता है? इंटेस्टाइन। और इसमें क्या होता है? ध्यान से देखो, इसमें होता है लूज स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। वैसा नहीं, लूज स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस, लूज स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस। ये किस में होता है? डिसेंट्री के अंदर, लूज स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस। अगला है डायरिया। डायरिया कौन कॉज करता है? विब्रियो कोलरा। इसमें होता है वाटरी स्टूल।
सब याद रखना है आपको, ठीक है। ब्यूबोनिक प्लेग कौन कॉज करता है, यर्सिनिया पेस्टिस। कैसे फैलता है, थ्रू बाइट ऑफ रैट फ्ली। कहाँ पर एक्ट होता है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड यहाँ पर एनलार्ज हो जाते हैं और जिस वजह से डेथ हो सकती है। अगला है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कौन कॉज करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कैसे फैलता है, थ्रू ड्रॉपलेट्स। और ये कहाँ पर एक्ट करता है, थ्रोट के अंदर। थ्रोट जो है सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है और यहाँ पर ग्रे व्हाइट पैच आता है एयरवे के अंदर। जो आपका एयरवे है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, वहाँ पर ग्रे व्हाइट पैच आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्थेरिया का। तो ये सारे हो गए हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस। अगले वायरल डिसीज। वायरल डिसीजेस के अंदर सिर्फ दो है हमें, ठीक है। पहला है कॉमन कोल्ड। आप सबको पता है कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, तो ये 3 से 7 दिन के लिए चलता है। कैसे फैलता है, थ्रू ड्रॉपलेट्स। और कौन कॉज करता है, राइनो वायरस कॉज करता है। और ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, मोस्टली नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। लंग्स पे अफेक्ट नहीं करता है, याद रखना, लंग्स पे अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगला है डेंगू। डेंगू कैसे फैलता है, थ्रू डेंगू वायरसेस। कौन फैलाता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, याद रखना। फीमेल एडिस कौन क्या फैलाता है, डेंगू। इसमें बॉडी पेन होता है बहुत ज़्यादा और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स काउंट वो घटता है किसके अंदर, डेंगू के अंदर। तो ये वायरल डिसीजेस हो गए। अगला देखो प्रोटोजोअल डिसीजेस। इसमें दो है, मलेरिया और अमीबियासिस। मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मलेरिया के अंदर आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट मतलब फीवर आएगा, 2-3 दिन रहेगा, बाद में कम होगा, फिर आएगा, फिर कम होगा, फिर आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। तो आएगा कम होगा, आएगा कम होगा, तो इंटरमिटेंट फीवर होता है। मतलब मलेरिया के अंदर प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम 3 हो सकते हैं, वाइवैक्स, ओवेल, फाल्सीपेरम, ठीक है। और ये कैसे फैलता है, थ्रू फीमेल एनोफिलिस। डेंगू कैसे फैल रहा था, फीमेल एडिस के द्वारा। अब इसकी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, फीमेल एनोफिलिस जब ह्यूमन को बाइट करते हैं तब स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर एंटर करता है। स्पोरोजोइट स्टेज ह्यूमन के अंदर एंटर करता है और ये इन्फेक्शियस स्टेट होता है। इन्फेक्शियस स्टेट, ये स्पोरोजोइट जाता है लीवर के अंदर, कन्वर्ट होता है मेरोजोइट के अंदर। मेरोजोइट के अंदर, अब ये लीवर के अंदर है तो ये लीवर के अंदर प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल करेगा, यानी कि लीवर के सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। फिर ये जाएगा आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर कन्वर्ट होगा ट्रोफोजाइट के अंदर या फिर शिजोजोइट के अंदर और यहाँ पर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होगा। मतलब सेम वो क्या करेगा, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, कुछ इनमें से ट्रोफोजाइट कन्वर्ट होंगे गैमेटोसाइट में। गैमेटोसाइट सेक्सुअल स्टेज होगी और फिर से गैमेटोसाइट जब मॉस्किटो बाइट करेगा उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और मॉस्किटो के अंदर क्या हो जाएगा, गैमेटोसाइट से फिर जाइगोट बनेगा, oocyst बनेगा और स्पोरोजाइट बनेगा। और ये जो स्पोरोजाइट है अल्टीमेटली कहाँ पे बन रहा है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, और ये स्पोरोजाइट फिर से ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि असेक्सुअल साइकिल किसके अंदर हो रही है, असेक्सुअल साइकिल हो रही है ह्यूमन के अंदर, और सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर हो रही है, आपके मॉस्किटो के अंदर। तो मुझे बताओ इस जो आपका प्रोटोजोआ इसके 2 होस्ट है, तो ये डाइजेनिक हुआ, तो 2 होस्ट है तो इसको हम लोग डाइजेनिक कहते हैं। तो प्राइमरी होस्ट इसका होता है मॉस्किटो क्योंकि उसमें सेक्सुअल साइकिल हो रही है, और सेकेंडरी होस्ट असेक्सुअल साइकिल जिसमें होती है वो होता है ह्यूमन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मलेरिया, इसमें आपको याद रखना है इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। अगला है अमीबियासिस। अमीबियासिस कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कैसे फैलता है, वाया फूड एंड वाटर। कहाँ पे एक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर याद रखना है आपको, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होता है इसमें। यहाँ पर स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैन ऑकर थ्रू फ्लाइज, फ्लाइज के थ्रू फैलता है, जो आपके माशी होते हैं जिसको हम लोग माशी कहते हैं उसके द्वारा फैलता है। और हिपेटोमेगाली इसमें हो सकता है, जो आपका लीवर है और आपका जो लीवर काफ़ी एनलार्ज हो सकता है अमीबियासिस के अंदर। तो ये हो गए प्रोटोजोअल डिसीजेस। अगले हेलमेंथिक डिसीजेस। इसमें पहला है अस्केरियासिस। अस्केरियासिस किसके वजह से होता है, एस्केरिस लुमरिकॉइडिस, जो होती है राउंड वॉर्म। अब ये कैसे फैल सकता है, थ्रू फूड, जो आप फूड और वाटर खाते हो जिसके अंदर अगर फर्टिलाइज्ड एग्स आ गए, इसके एस्केरिस लुमरिकॉइडिस के अगर फर्टिलाइज्ड एग्स आ गए तो ये हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, एंटर कर सकता है। कहाँ पे एक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये वॉर्म्स जो है ऐसे ब्लॉकेज बना देती है। मान लो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें काफ़ी सारे वॉर्म्स जो है ऐसे ब्लॉकेज बना देती है, तो ये एस्केरियासिस। अगला है फिलारियासिस या फिर एलिफेंटाइटिस। ये कौन कॉज करता है, वुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुशेरिया मलाई। अब ये कैसे फैलता है, थ्रू फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो। इसमें क्या होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं आपके लोअर लिम के अंदर। लोअर लिम जो है आप एलिफेंटाइटिस, हत्ती पाए जिसको हम लोग कहते हैं, हत्ती पाए, लोअर लिम काफ़ी बड़ा हो जाता है इसकी वजह से, तो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो होता है। जो आपका मलेरिया था उसमें प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो था, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन था, यहाँ पर उल्टा है। इसके लिए डायग्नोस कैसे करते हैं हम लोग, इसको ब्लड को एग्जामिन करते हैं, नाइट के अंदर सैम्पलिंग लेते हैं, क्योंकि जो ये जो वॉर्म है फिलारियासिस ये नाइट के अंदर आपके ब्लड स्मीयर में आती है, इसलिए आप लोग नाइट सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। फंगल डिसीजेस, फंगल के अंदर रिंग वॉर्म्स। अब रिंग वॉर्म्स मिसनोमर है। आपको पहले क्या सोचते थे लोग कि जो रिंग वॉर्म है वो किसकी वजह से हो रही है, यानी कि जो आपको रिंग वॉर्म होता है वो यहाँ पर कोई तो वॉर्म है ऐसा सोचते थे, यानी कि वो
हेलमिंथिका ऐसा सोचते थे, लेकिन वो फंगल की वजह से होता है। तो रिंगवॉर्म मिसनोमर है। और डर्मेटोफाइट्स की वजह से फंगल डिसीज हो सकते हैं। और डर्मेटोफाइट्स के अंदर एग्जांपल्स है माइक्रोस्पोरम, ट्रैकियोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। माइक्रो याद रखना, मैक्रो नहीं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें याद रखना है आपको। सेप्टिक टैंक्स को आप लोग सेसपूल्स भी कह सकते हो। और बायोलॉजिकल कंट्रोल, आपको पता है मलेरिया के लिए जो मच्छर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गैम्बूस या फिश, जो आपका गप्पी मासा होता है, वो पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जो आपके मतलब जो भी मलेरिया कॉजिंग जो है उसको खा लेते हैं, ठीक है। वो मच्छर के जो लार्वल स्टेज है उसको खा लेते हैं। तो गैम्बूस या फिश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हेल्थ के कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं हम लोग। हेल्थ के लिए देखो, ह्यूमर थ्योरी सबसे पहले दी थी हिप्पोक्रेट्स ने, जिसने क्या कहा था, कोई तो फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिस वजह से डिसीज होगी, जिसको ह्यूमर थ्योरी किसने दी थी, हिप्पोक्रेट्स। विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव की थी ह्यूमर थ्योरी। और बायोलॉजी के हिसाब से माइंड इन्फ्लुएंस न्यूरल और एंडोक्राइन इम्यूनिटी पे करता है, और वो अल्टीमेटली हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो ये कुछ हेल्थ की बातें जो कि इतनी पूछी नहीं जाएगी आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़ें सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ के बारे में, ठीक है। अब देखो, हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एड्स और कैंसर। दो चीज़ें पढ़ते हैं, एड्स और कैंसर। देखो, सबसे पहले एड्स कौन कॉज करता है, HIV वायरस, जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है। पहले तो लिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर कैप्सूल होता है, और कैप्सूल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आपको याद रखना है, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्या होते हैं, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपके HIV वायरस का स्ट्रक्चर। अब ये जो एड्स है, ये एक्वायर्ड होता है, नॉट कंजेनिटल। बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा, ये एक्वायर्ड हो सकता है, यानी कि बाहर से फैल सकता है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। अब आपके ब्लड के थ्रू ये फैल सकता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। अब देखो, किसने इन्फेक्टेड सिरिंज लगा दी किसको, यानी कि ब्लड के थ्रू ये फैल सकता है, या फिर किसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो उसके थ्रू ये फैल सकता है। तो ये एड्स का स्प्रेड होता है, ठीक है। तो एड्स जो है एक्वायर्ड होता है, नॉट कंजेनिटल, और इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है। आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो एड्स को आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो। अब इसकी हम लोग साइकिल समझते हो, होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये जो HIV वायरस है ये बॉडी के अंदर एंटर होता है, फिर ये सबसे पहले जाता है मैक्रोफेज के अंदर। अब ये जो आपका HIV वायरस है, इसके पास एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या करता है, मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है, और ये इसका जो RNA है, ये जो है वायरल DNA में कन्वर्ट होता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वायरल DNA के अंदर। तो मुझे बताओ, ये जो आपका HIV है, इसके पास क्या था, RNA था। तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये कन्वर्ट हो जाएगा वायरल DNA के अंदर, और ये वायरल DNA फिर आपके होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। अब मैक्रोफेज ने इसको एनगल्फ किया था, तो मैक्रोफेज के DNA के साथ ये DNA जाके एनगल्फ हो जाएगा। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मैक्रोफेज है बहुत सारे HIV वायरस को और प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस DNA की वजह से बहुत सारे और HIV वायरस प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसलिए मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ वायरस कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे वायरसेस यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो आपका HIV वायरस है, ये हेल्पर T सेल पे भी अटैक करता है। अब हेल्पर T सेल इम्यूनिटी में काम कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, और इम्यूनिटी अगर सप्रेस होगी तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली ह्यूमन के अंदर नहीं होते, लेकिन अगर इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी तो ये इन्फेक्शंस होंगे। तो ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई, टैक्सोप्लाज्म। तो इन वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब एड्स को हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं, थ्रू ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आप लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दे सकते हो, लेकिन ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं होते। और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, नाको, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ नहीं, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये फैलाता है, यानी कि एजेंडा फैलाता है कि आपको कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है ताकि आपको एड्स ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए। अब एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा उसके 5 से 10 साल बाद आपको सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे। तो इंक्यूबेशन की पीरियड काफ़ी बड़ा है, इसलिए डिसीज डायग्नोस करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एड्स के बारे में। अगला देखो, कैंसर। कैंसर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंसर इज मोस्ट ड्रेडेड डिसीज। अब कैंसर के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेल जो होते हैं आपकी बॉडी के, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू नियोप्लास्टिक सेल्स, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं नियोप्लास्टिक या फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स है ये ग्रो हो जाते हैं और बनाते हैं ट्यूमर को। अब ट्यूमर 2 प्रकार के हो सकते हैं, बेनाइन यानी कि काफ़ी कम, मतलब जिनका जो इम्पैक्ट होता है काफ़ी कम होता है, बेनाइन ट्यूमर्स, हल्के फुल्के ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर्स, और मैलिग्नेंट यानी कि सीवियर ट्यूमर्स जिसको हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एक खास बात होती है मेटास्टेसिस की, यानी कि ये क्या करते हैं, दूसरी जगह पर फैल के फिर से एक बार वही ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी किसमें प्रेजेंट होती है, मैलिग्नेंट के अंदर। अब ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स है
इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब कॉन्टैक्ट इनिबिशन में आपको समझाता हूँ। देखो नॉर्मल सेल, सपोज ये ऐसे 2 नॉर्मल सेल्स है आपके पास, 3 नॉर्मल सेल्स है। सपोज ये जो सेल है ये बाजू वाले के साथ कॉन्टैक्ट में है, दोनों के साथ, तो अगर ये ग्रो होना चाहेगा तो ये बाजू वाले सेल्स इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और इनिबिट हो जाएगा। लेकिन कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है नहीं, इसलिए सेल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटू ट्यूमर के अंदर ग्रो हो जाते हैं। तो ये कैंसर सेल होता है। अब कार्सिनोजन का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि कैंसर को कॉज करा सकते हैं। अभी फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। तो देखो फिजिकल के अंदर आते हैं रेडिएशन के अंदर आयनाइजिंग हो सकता है, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयनाइजिंग के अंदर यूवी रे हो सकते हैं। और कुछ बायोलॉजिकल भी कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑन्कोवायरसेस, ऑन्कोजेनिक, ये भी आपको कैंसर करा सकते हैं। अब डिटेक्शन कैसे करते हैं कैंसर का? कैंसर के डिटेक्शन के लिए कराते हैं हम लोग बायोप्सी। क्या कराते हैं? बायोप्सी का मतलब क्या होता है? जो भी आपको, जहाँ पर भी आपको ये ट्यूमर दिख रहा है, आप लोग क्या करते हो, उस टिश्यू को निकाल लेते हो और इसको हम लोग भेजते हो पैथोलॉजिस्ट के पास। अब पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करता है। माइक्रोस्कोप के अंदर उस टिश्यू को एग्जामाइन करेगा और फिर आपको बताएगा कि वो ट्यूमर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बायोप्सी। दूसरा MRI कर सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग, और CT स्कैन, कंप्यूटर टोपोग्राफी। तो ये मेथड्स होते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अब ट्रीटमेंट क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। अब नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपके कैंसर सेल्स होते हैं वो नॉर्मल इम्यूनिटी उस पर अटैक नहीं कर सकती। इसलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए देते हैं, और इसका एग्जांपल है इंटरफेरॉन। तो ये होता है ट्रीटमेंट। और भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, केमिकल्स दिए जाते हैं, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी की मदद से। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं कैंसर के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर। तो हमने बेसिकली काफ़ी सारे टॉपिक्स खत्म किए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो अगला टॉपिक है हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें कुछ ड्रग्स के बारे में जानना है, उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, और उनको कैसे आप लोग लेते हो और उससे क्या क्या आपको नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, तो ड्रग्स में सबसे पहले देखो ओपियोइड्स जो है कहाँ पे बाइंड करते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर पे। ये कहाँ पर होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और GID पे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? हीरोइन, जिसको हम लोग स्मैक भी कहते हैं, हीरोइन को हम लोग स्मैक भी कहते हो। और ये केमिकली क्या होता है? डायएसिटिल मॉर्फिन होता है, जो कैसे बनता है? बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। और ये दिखता कैसा है? वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पैपावर सोमनिफेरम। तो इसका यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। तो दिस इज नथिंग बट ओपियम पॉपी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या था? पैपावर सोमनिफेरम। और ये जो है ये केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, ये भी आपको डायग्राम के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो दिस इज केमिकल स्ट्रक्चर, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। और ये प्लांट है जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसको लेते कैसे? जनरली बाय स्नॉटिंग मतलब क्या? इसका आप लोग पाउडर फॉर्मेट बनाते हो, उसके ऊपर आप लोग पेपर को रोल कर सकते हो, मतलब करिए मत, मतलब इसका लेने का तरीका होता है। और फिर इसको स्नॉटिंग के द्वारा आप लोग, मतलब ये लिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा लिया जा सकता है। और हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। ये जो है डिप्रेसेंट है, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है। बॉडी फंक्शन अगर स्लो डाउन हो जाएंगे तो आपको रिलैक्स्ड फील होगा। तो ये जो है पहला ड्रग, ओपियोइड्स या फिर हीरोइन, मॉर्फिन, डायएसिटिल मॉर्फिन, स्मैक भी कहा जाता है इसको आप लोग। तो ये ओपियम पॉपी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगला है देखो कैनाबिनॉइड्स। कहाँ से मिलते हैं आप लोग? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। ये कहाँ पर? प्रिंसिपली ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? थ्रू इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस प्लांट। अब ये कैनाबिस सटाइवा है, देखो ये जो प्लांट है इसके इन्फ्लोरेसेंस से ये कैनाबिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस। अब इसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं ये चीज़ें, काफ़ी फेमस चीज़ें है। देखो क्या क्या है? मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। तो ये सभी जो है इसी के मॉडिफिकेशन से, कैनाबिनॉइड्स के। ठीक है, और इसको कैसे लिया जाता है? इसको देखो इनहेलेशन से लिया जाता है, ओरल इंजेक्शन से लिया जाता है। और ये जो है इफेक्ट्स कहाँ पे दिखाते हैं? CVS पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। तो ये जो है ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर, ये भी एग्जाम में देके आपको पूछा जा सकता है। और ये जो है कैनाबिस सटाइवा का प्लांट है। ठीक है, अगला है काफ़ी फेमस कोका अल्कोलॉइड या फिर कोकेन। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? थ्रू कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका। इट इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये किससे इंटरफेयर करता है? इंटरफेयर से ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। डोपामिन के ट्रांसफर के साथ कौन इंटरफेयर करता है? आपका कोकेन। अब कोकेन जो है कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉर्टेड। कैसे लिया जाता है? थ्रू स्नॉर्टिंग। और ये जो है स्टिमुलेटिंग एक्शन देता है आपके CNS पे। यूफोरिया इससे होता है, यानी कि मैं सबसे ग्रेट हूँ ये फील होता है। फिर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है।
अब एक्सेसिव डोसेज जो है हेलुसिनेशन कराता है। अदर वेल नोन प्लांट विथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना एंड दतुरा। तो ये और दो प्लांट है जिनके वजह से हेलुसिनेशन हो सकता है, एक तो एट्रोपा बेलाडोना और दतुरा। तो ये जो है दिस डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन जो है इसको अब्यूज कर रहा है। अब्यूज का मतलब मैं आपको बताना भूल गया, अब्यूज का बेसिकली मतलब होता है मिसयूज। मिसयूज। अब ये जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप ड्रग्स देखो, ड्रग्स जो है इनको हम लोग मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो, मेडिसिनल। और कुछ कुछ क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं, यानी कि इसको अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। तो ये होता है ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस और मिसयूज़। और मिसयूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनको ऐसे फीलिंग्स होने चाहिए होते हैं, जैसे यूफोरिया, हेलुसिनेशन चाहिए होते हैं, इसलिए इसको मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है अब्यूज़ का मतलब। अगला पॉइंट देखो, ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामाइन्स, बेंजोडाइपेंस आर अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज मेडिसिन्स टू हेल्प पेशेंट टू कोप मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। अब ये जो कुछ तीन चीज़ें दी गई यहाँ पर देखो, बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामाइन्स, बेंजोडाइपेंस, ये सारे ड्रग्स जो है ये पेशेंट को दिए जाते हैं टू ट्रीट डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, लेकिन इनको क्या कर लिया जाता है, अब्यूज़ कर लिया जाता है। अब देखो, मॉर्फिन जो है इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर है, ये पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है जो सर्जरी में यूज़फुल होते हैं। मॉर्फिन जो है पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होता है, ये जो मॉर्फिन है पेशेंट के लिए यूज़फुल है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी गलत बात है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये कैनाबिस सटावे की डायग्राम, ये जो दतुरा की मैंने आपको बताई थी डायग्राम, ये दतुरा की डायग्राम है। तो डायग्राम्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब और कुछ मैं आपको बताता हूँ अब्यूज़ करने वाली बातें। देखो, टोबैको की बात करते हैं। देखो, टोबैको जो है टोबैको, इसका एक्टिव ड्रग होता है आपका निकोटीन, निकोटीन अल्कलॉइड। निकोटीन अल्कलॉइड जो है इसका एक्टिव ड्रग होता है। टोबैको का निकोटीन अल्कलॉइड एक्टिव ड्रग होता है। और टोबैको का इफेक्ट क्या होता है, इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। स्टिमुलेट किसको करती है, एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड किसको रिलीज करता है, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ता है। और ये कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक, इससे कैंसर हो सकता है। नॉर्मली जो आपका जो ये होता है सिगरेट, उसके अंदर रिप्रेजेंट होता है, और सिगरेट की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। सो दिस कैन कॉज कैंसर्स, कार्सिनोजेनिक लंग कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर, बेटर वर्ड है, ओरल कैंसर हो सकता है। तो ये होता है टोबैको के बारे में। तो ये टोबैको बेसिकली जो होता है ये मोस्ट एडिक्टेड है, मोस्ट एडिक्टेड। क्यों मोस्ट एडिक्टेड है, क्योंकि इसका काफ़ी चीप है, काफ़ी कम दाम में मिलता है, तो इसलिए मोस्ट एडिक्टेड टोबैको होता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ ड्रग्स के बारे में। अब अगला टॉपिक है एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ को पूरा समराइज करता हूँ, आगे कई सारे पेजेस है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि आपको क्या क्या याद रखना है बेसिकली। बाकी चीज़ें तो आप 20 दिन पहले तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ो। आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, देखो ध्यान से। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि एडोलेसेंस, एडोलेसेंस ये 12 से 18 साल के पीरियड को कहा जाता है, 12 से 18 साल। तो ये जो होता है काफ़ी वल्नरेबल फेज़ होता है, वल्नरेबल। यहीं पर काफ़ी सारे एडिक्शन हो जाते हैं बच्चों को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं ये ट्राई करता हूँ, वो ट्राई करता हूँ। तो ये काफ़ी वल्नरेबल फेज़ होता है। अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना है, विशियस साइकिल, विशियस साइकिल। अब विशियस साइकिल का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक आधा कोई बच्चा है, उसने क्या किया, कोई तंबाकू या फिर टोबैको ट्राई किया, तो उसको क्या होगा, इनिशियली कम डोज में मज़ा आएगा, बाद में क्या हो जाएगा, उसको उतने डोज में मज़ा नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, डोज को इंक्रीज़ करेगा। वो मज़ा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी टॉलरेट हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को टॉलरेट हो जाओगे, आप एक ड्यूरेशन के लिए अगर सेम डोज लोगे तो आपकी बॉडी टॉलरेट हो जाएगी। तो फिर बाद में क्या होगा, वो डोज को बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे और मतलब जब ज़रूरत नहीं होगी तब भी उसको लेगा, तो उसको एडिक्शन बढ़ता जाएगा। तो एडिक्शन बढ़ना इज़ नथिंग बट विशियस साइकिल, एडिक्शन इसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होती है विशियस साइकिल, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, विड्रॉवल सिंड्रोम क्या होता है। विड्रॉवल सिंड्रोम, देखो किसी भी बंदे को अगर किसी चीज़ की लत लगी है तो उसको वो चीज़ काफ़ी बार लेनी पड़ती है, लेकिन अगर हमने सडनली उस चीज़ को निकाल दिया उसके लाइफ में से, तो उसको ये सिंड्रोम होता है, उसको काफ़ी अजीब फील होगा, राइट। उसको ऐसा मतलब चक्कर आएगी, उसको सिर दर्द होगा, उसको बहुत बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील होगा। तो वो ऐसे सिम्टम्स जब भी आते हैं उसको हम लोग कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर अगली चीज़ आपको अल्कोहल के बारे में पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें। देखो मैं आपको बताता हूँ अल्कोहल के बारे में भी। देखो अल्कोहल के डैमेज क्या होते हैं। अल्कोहल बेसिकली क्या डैमेज करता है, अल्कोहल जो है एक तो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। किसको डैमेज कर सकता है, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले अर्ली में वो किसको डैमेज करता है, सेरेबेलम को। अब देखो जो भी अल्कोहल लेता है वो
ऐसे अजीब चालें करता है ना, और रास्ते पे इधर उधर घूमता है, या फिर उसको स्ट्रेट चलना नहीं आता, उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको बात ढंग से नहीं कर पाता, तो अर्ली डैमेज सेरेबेलम में होने की वजह से वो सारी चीज़ें होती है। फिर देन लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में क्या डैमेज हो सकता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो कि काफ़ी मेन सारे सेंटर्स होते हैं सेरेब्रम, तो मोटार फंक्शंस वो सारे सेरेब्रम में से ये होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। तो लेटर लाइफ में सेरेब्रम भी डैमेज हो सकता है। तो एक तो अल्कोहल क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, दूसरा क्या करता है, ये लीवर को डैमेज करता है, लीवर डैमेज। अब लीवर के अंदर ये क्या करता है, लीवर का सिरोसिस कराता है, लीवर का सिरोसिस, यानी कि लीवर का जो नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू वो जो है इसमें जो है फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट होता है, फाइब्रस टिश्यू। तो इस वजह से अल्कोहल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डैमेजेस करता है। तो ये आपको अल्कोहल के अंदर पता होना चाहिए, इसलिए अल्कोहल को आपको कभी नहीं लेना है, राइट, कभी नहीं लेना है। अब देखो और कुछ चीज़ें इसमें दी गई है कि स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में कुछ बातें बताई गई कि स्पोर्ट्स पर्सन कौन सी चीज़ को एब्यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मली एब्यूज़ करते हैं नार्कोटिक्स को, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का मतलब समझो। नार्कोटिक का मतलब होता है बेसिकली, नार्कोटिक का मतलब होता है एडिक्टिव, एडिक्टिव, और एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन किलर। अब स्पोर्ट्स पर्सन को पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, मान लो कोई क्रिकेट खेल के आया तो उसको पेन होता है, तो वो क्या करते हैं, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर लेते हैं। और नार्कोटिक ये काफ़ी एडिक्टिव होते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को एक तो एब्यूज़ करते हैं, दूसरा है किसको एब्यूज़ करते हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको। दूसरा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को। अब स्टीरॉइड्स जो है ग्रोथ कराते हैं बॉडी के अंदर, तो ये लेने के बाद तो जो भी जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं जल्द से जल्द बॉडी बनाने के लिए, एनारोबिक इफेक्ट दिखाती है वो, इसलिए उनकी बॉडी बनाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन इसको एब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तीसरा मैंने आपको पहले बताया था, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स को एब्यूज़ कर सकते हैं, डायूरेटिक्स को एब्यूज़ करते हैं, हार्मोन्स को कुछ एब्यूज़ करते हैं। तो ये सारे हैं चीज़ें जिनको स्पोर्ट्स पर्सन एब्यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, कैनाबिनॉइड्स, डायूरेटिक्स और हार्मोन्स। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है इस पूरे पैराग्राफ्स के अंदर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमने पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने आधे घंटा लिया है तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बड़ा चैप्टर था लेकिन हमने फिर भी इसको आधे घंटे में ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।